एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो आप सब वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैव विकास के विषय में। जैव विकास परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक वर्तमान जीव जाति का विकास किसी न किसी अपेक्षाकृत निम्न कोटि की भूतकालीन जाति से हुआ है। इस प्रकार प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। प्रकृति में वर्तमान की उत्पत्ति भूत से तथा भविष्य की उत्पत्ति वर्तमान से होती है। जैव विकास के अनुसार जीवों में क्रमिक परिवर्तन एक कोश की जीवों से बहुकोश की जीवों की उत्पत्ति हुई। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, सरीसृपों के माध्यम से पक्षियों और स्तनधारियों का विकास हुआ। जीवों का विकास या जैव विकास का अर्थ होता है छिपी हुई वस्तु के बारे में समय समय पर हुए परिवर्तन को जानना। जीव विज्ञान की वाशाखा जिससे जीव जंतुओं की उत्पत्ति उनकी पीढ़ियों में हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। वह प्रक्रिया जिससे किसी आबादी में जो किसी विशिष्ट स्थान पर एक साथ वास करते हो, एक बहुत ही लंबे समय पर जो बदलाव आते हैं, उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन आनुवंशिक स्तर पर होता है, यानी कि एवोल्यूशन वह है जिससे आए बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दिए जाते हैं। यह आनुवंशिक और बदलाव का तात्पर्य यह है कि यदि माँ का हाथ कट गया हो तो बच्चे का भी हाथ नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत धारणा है। इसी प्रकार यदि पिता के पैर कट गए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बेटे का भी पैर कटा हो। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर माँ का हाथ कट गया हो तो जो है उसमें बच्चे का भी हाथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे जैव विकास के सिद्धांत, जो उसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। जैव विकास के प्रमाण सिद्ध करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पहले की जो पूर्वज जातियां हैं, मतलब कि जो पहले की जो पूर्वज जातियां हैं, उन जातियों की जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जो आबादियां अपने अपने क्षेत्रों की वातावरणीय दशाओं के अनुसार अनुकूलित होकर एक दूसरे से तथा मूल पूर्वज जाति से भिन्न होती जाती और इनके इस प्रकार के विभिन्न दिशाओं में विकसित होने से नई नई जो जीव जातियां बनती रहती हैं। इस संबंध में स्पष्ट सिद्धांत, इसमें 3 सिद्धांत प्रमुख हैं: लैमार्कवाद, डार्विनवाद तथा उत्परिवर्तनवाद। तो आज हम बात करेंगे लैमार्कवाद की। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो सन 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जियोलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। यह 4 मूल धारणाओं पर आधारित है: बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव और उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद के प्रमाण में हम पहले देखेंगे, इसका जो उदाहरण है पहले क्या होता है, अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण लेते हैं। इसमें तो क्या हुआ था कि जिराफ जो थे अफ्रीकी रेगिस्तान में रहता था और ये क्या करते थे, ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानी वृक्षों की पत्तियां खाकर निर्वाह करते थे। तो पत्तियों को तक पहुंचने के लिए जो इसकी जो अगली टांगे और गर्दन थी वो लंबी होती थी। लैमार्क के अनुसार इसके पूर्वज में अगली टांगे तथा जो गर्दन थी वो सामान्य थी, क्योंकि उस समय पर क्या हुआ था, प्रदेश में घास फूस और पेड़
जो घने पेड़ों का गहरा जो हरा भरा मैदान था, वो क्या हुआ था, बाद में इस प्रदेश की जलवायु बदली और घास फूस की कमी हुई, पेड़ ऊंचे होने लगे और जो है रेगिस्तान बनने लगा। अतः जिराफ ने पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अगली टांगें और गर्दन को अधिकाधिक उचकाया। इस अधिक उपयोग के कारण, मतलब इसे अधिक उचकाया, तो इसमें अधिक उपयोग के कारण अगली टांगे तथा गर्दन जो थी वो लंबी होती गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर यह लक्षण जिराफ की वर्तमान जाति का स्थायी लक्षण बन गया। तो अगर यहाँ पर हम लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना करें तो लैमार्क ने क्या बताया था कि छोटी गर्दन और जो छोटी गर्दन जिराफ के क्या हुआ था, उचका कर खाते थे, मतलब पत्तियों को उचका कर खाते थे, जिससे अब उनकी जो सभी पीढ़ियों में गला और पैर लंबे होते गए। और वहीं डार्विन ने क्या कहा था, जो लोग सही से जीवन संघर्ष करके आगे बढ़ गए वही योग्यतम कहलाते हैं। मतलब कि डार्विन ने कहा, शुरू से ऐसे जिराफ ही बचे जिनके मतलब पहले से पैर और गर्दन लंबी थी, जिनके छोटे थे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब यहाँ पे लैमार्क का कहना था कि उन्होंने जैसे कि उचका कर छोटी गर्दन वाले जिराफ ने पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अग्रपादों एवं गर्दन को अधिकाधिक उचकाया, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये अंग लंबे होते गए। फिर यहाँ पे डार्विनवाद में है कि जो अपेक्षाकृत लंबी गर्दन और लंबे अग्रपादों वाले जिराफों का पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक चयन होता गया, जिससे अंत में वर्तमान जिराफ की उत्पत्ति हुई। सर्पों का उदाहरण, अंगों की कम उपयोग का उदाहरण लैमार्क ने सांपों में दिया है। ज्यों ज्यों इनका शरीर लंबा हुआ, घास फूस में तेजी से दौड़ने तथा बिल में घुसने में टांगे अनुपयोगी सिद्ध हुई, तो क्या हुआ कि अतः इनका जो पूर्वजों ने टांगों का उपयोग छोड़कर रेंगने की आदत डाली, इससे टांगे छोटी होती गई। वंशागत होते होते टांगों का निरंतर छोटी होते रहना टांगों की विलुप्ति का कारण बना।